श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आपके सम्मुख आज एक बार फिर से प्रस्तुत हूं। अपने वादे के हिसाब से मैं तब स्टूडियो में आता हूं जब मुझे कोई ऐसी शख्सियत मिलती है जो अपने आप में वर्सटाइल है। और मैंने अक्सर आपसे कहा कि रेडियो भूस का जो लक्ष्य है वो है ही यही कि ऐसे लोगों को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करें जो अपने आप में आर्टिस्ट हैं, अपने आप में वर्सटाइल जीनियस हैं। ऐसे ही एक शख्स जिनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं वो है मिस्टर शंकर। आज हमारे बीच में हैं। ही इज ए आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल एज बाय पैशन। और इनकी दास्तान सुनकर मैंने ये महसूस किया है कि गुड़गांव वाले कम से कम इनके आर्ट से भी परिचित हों। और किशोर शंकर जी के नाम से तो लोग परिचित हैं ही हैं, लेकिन उनकी पूरी जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है उससे पूरी तरह परिचित हों। इसलिए मैं आज किशोर शंकर जी को आपके सम्मुख लाया हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में इनवाइट किया जी। और मुझे भी लगा कि आपने बहुत ही मेरे से जो जानकारी मेरे बारे में प्राप्त की है जी, उससे लगा कि किशोर भी कुछ कर रहा है। जी जी जी। तो जी, इस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया है जी। और मैं भी देखता हूँ कि आगे क्या और कर सकते हैं हम। जी जी। देखिए किशोर जी, यूनान में एक बहुत मशहूर कहावत है जी, और वो कहावत ये कहती है कि जब परमात्मा किसी बच्चे को जन्म देता है इस संसार के लिए, उसके कान में एक बात कहता है कि जैसा तुझे बनाया है तेरे से पहले और तेरे से बाद ऐसा दूसरा बच्चा नहीं बना हुआ। मेरा ये मानना है किशोर जी कि बाकी बच्चों का तो ऐसा रहता वो भूल जाते हैं, लेकिन आप जैसे बच्चे ऐसी शख्सियत के मालिक बनते हैं जो अंत तक अपनी इस अद्वितीय पर्सनैलिटी को याद रख के कोई ना कोई अजीबो गरीब तरह का काम जो है करते रहते हैं। हालांकि सांसारिक दुनिया में लोग हमें ये समझते हैं कि ये तो पागल है या सर फिरे हैं। तो कहने का भाव ये है, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मुख से अपने श्रोताओं को अपने कैरियर के बारे में थोड़ा बताएं, और ये भी बताएं कि आजकल आप क्या काम कर रहे हैं। इसमें मैंने सोचा है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जिन कलाकारों ने अपना योगदान दिया है जी, जो इस धरती पर रहे हैं या इस धरती पर जन्मे हैं जी, या इस धरती पर आके काम किया है जी, उनका एक ये डॉक्यूमेंट जो मैं तैयार करूं जी, जिसमें हरियाणा के सभी कलाकारों को कोशिश करूंगा कि मैं इसमें जगह दे पाऊं। श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि मिस्टर किशोर ने ये एक अद्भुत डायरेक्टरी तैयार करने का निर्णय लिया है। और ये डायरेक्टरी जहां आर्टिस्ट का एक फोटोग्राफ और उनकी प्रोमिनेंट आर्टिस्टिक पिक्चर जो उनके द्वारा ही भेजी गई है उसको तैयार किया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर गेटअप में मैं समझता हूं ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा काम है, ये किया जा रहा है। और मैं अपने स्टूडियो में आज ये बात हरियाणा सरकार को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे आर्टिस्ट जो कि पूरे हरियाणा के कलाकारों के लिए एक बहुत
अद्भुत डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं, वो भी इसमें जो योगदान दे सकते हैं वो दें, या कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो इसको स्पॉन्सरशिप दे सकें तो वो भी अपने आप में अद्भुत योगदान होगा। जी किशोर जी, मुझे ये बताएं, इसके अलावा ये तो आपका इन दिनों में काम चल रहा है जी, इसके अलावा आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि वो ये शौक कब से आया और क्या क्या, क्योंकि अभी आप मुझे स्टूडियो में बता रहे थे कि आप स्वीडन में भी इस तरह की एग्जीबिशन करके अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ा उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करें। मुझे मौका मिला चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ने का। सन 1987 में मैंने वो ज्वाइन किया। अच्छा। और 1992 को पास आउट होके मैं जब फील्ड में आया जी जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा तो कोई आर्टिस्ट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए तो हम तो धूम मचा देंगे। ठीक है। लेकिन धूम मचाने वाला काम तो नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन हम कुछ ना कुछ गतिविधियां जो है वो हम करते रहे। जी जी जी। उसमें हम एक तो ये बच्चों का हम करते हैं कंपटीशन जी हर साल। ओके। ये भारत की सबसे बड़ी बच्चों की आर्ट एग्जीबिशन होती है। वेरी गुड। जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई जाती है। राइट। दूसरा जरा आप अच्छे से हाईलाइट करिए कि ये हाँ, ये हम हर साल करते रहते हैं। हाँ। अभी कोरोना की वजह से 2 साल से ये एग्जीबिशन अभी तक नहीं हो पाया। ये हमने 8वां किया था। ठीक है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, अप टू विच एज? नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग हमने ग्रुप बना रखे हैं। वेरी गुड। एक ग्रुप में सिर्फ 2 ही क्लासेस लेते हैं हम। अच्छा। नर्सरी है या यूकेजी है, फर्स्ट है या सेकंड है। ओके। बस 2 क्लास, 3 क्लास नहीं। इसमें ग्रुप हम बड़ा नहीं रखते। ठीक है। क्योंकि दूसरी क्लास के बच्चे का कंपटीशन जो है वो 5वीं क्लास के बच्चे से नहीं हो सकता। ठीक बात। तो इसलिए हमने ग्रुप ज्यादा बना रखा। हाँ, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल शुड बी कंपेयर्ड। जी, ठीक है बात आप। और उसमें काफी बच्चे दूर दूर से पार्टिसिपेट करते हैं, असम से, केरला से, बेंगलोर से जी, वो जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास एंट्रीज आती हैं बच्चों के, जो कि इतने क्रिएटिव होते हैं। हमने उनको नाम दिया है प्योर थॉट्स। बच्चों के प्योर थॉट्स, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। तो ये अब अगली एग्जीबिशन आप कब करने जा रहे हैं, ताकि थोड़े हमारे श्रोतागण भी मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि वो अपने बच्चों को इस कंपटीशन के लिए तैयार करें? जनरली हम जुलाई में अनाउंस करते हैं ये शो। ठीक है। बच्चों के लिए कि वो अपनी एंट्रीज भेजें। जी। अगस्त तक वो एंट्रीज आती है हमारे पास। जी। 2 महीने हम जजिंग में लगाते हैं इसमें। वेरी गुड। क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है जजिंग का। जी जी। 3000 बच्चों की पेंटिंग छांटी करना, उसमें से सिर्फ 50 लोगों को या 100 लोगों को अवार्ड देना। ठीक है। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फिर सितंबर या अक्टूबर में हम वो एग्जीबिशन लगाते हैं। ओके। सिलेक्टेड आर्ट वर्क्स की। ओके ओके ओके, ठीक है। शंकर जी, बहुत आप ऐसा काम कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बडिंग बच्चों को दे रहे हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़े आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जी जी। और बताइए। उसके अलावा हमने एक और ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, आर्ट न्यूज़पेपर। ओके ओके। आर्ट न्यूज़पेपर, मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर आर्ट न्यूज़पेपर ही नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ मैगजीन है, आर्ट की मैगजीन्स हैं। हाँ। वो इतनी कॉस्टली हैं। हाँ। कि हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता उनको। ठीक बात। तो ये सोचकर हमने आर्ट न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किया था, आर्ट ऑब्जर्वर के नाम। यस, विद द नेम आर्ट ऑब्जर्वर। जी। ओके, ठीक है। तो ये भी जो है बाई चांस ऐसा हुआ जी कि वो कोरोना काल में शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके आगे वो बढ़ नहीं पाया, तो हम फिर ये लोगों को पीडीएफ फाइल ही भेजते रहे। ठीक है। क्योंकि वो हम बनाते रहे। हाँ जी। आर्ट कवर करते रहे, लेकिन पीडीएफ फाइल हम लोगों को भेजते रहे। अब तक कितनी पीडीएफ फाइल्स बना चुके? 15 इशू हमने निकाल दिया। अच्छा। 15 इशूज जो है वो, और अभी भी वो रेगुलर? हाँ जी, रेगुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साथियों, आप में से जो लोग भी इच्छुक हों वो
किशोर जी का फोन नंबर, जो कि हम बाद में इनसे लेंगे, आप नोट करके इनसे संपर्क करें, या आप रेडियो बूथ से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इनसे कनेक्ट करा देंगे और आप अपने आर्टिस्टिक टेस्ट से रिलेटेड बातें इस आर्ट ऑब्जर्वर में पढ़ सकते हैं। जी, अभी ये कोरोना काल, काफी लोगों ने सुना होगा, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जी जी। तो ना आर्टिस्ट एग्जीबिशन लगा पा रहे थे, जी जी, ना कोई एक्टिविटीज हो रही थी। जी। तो हमने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा हमने क्रिएशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ लॉकडाउन। जी, ये जरा इस तरफ करके। हाँ जी जी। ये ऑनलाइन एग्जीबिशन था हमारी वेबसाइट पर। हाँ जी। उसके बाद हमने सोचा कि किसी ने देखा तो है नहीं ऑनलाइन पे। जी। बल्कि ऑनलाइन वालों ने देखा, हाँ, लेकिन फिजिकली पेंटिंग नहीं देख पाए, क्योंकि वो एग्जिबिट तो हुई नहीं। इसलिए हमने इसको किताब की शेप दे दी। वेरी गुड। जिन्होंने इसमें हमारे अपने वैल्यूएबल आर्ट वर्क हमारे साथ शेयर किए थे, जी, तो उनकी ये हमने एक बुक बना दी है। ओके। ताकि एक डॉक्यूमेंट बन गया कि ये कलाकारों ने जो है वो कोरोना में अंदर घर में अपने स्टूडियो में बैठकर, हाँ, ये काम किया। ठीक है, ठीक है। तो उसका ये एक डॉक्यूमेंट है छोटा सा। ठीक है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट इज इट ए सेलेबल? हाँ, सेलेबल है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो वो, हाँ, तो वो हमारी वेबसाइट पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे वो कांटेक्ट करेंगे हम उनको एक कॉपी भेज देंगे। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। और बताइए, आप थोड़ा स्वीडन वाली बात। जी जी जी। हाँ जी साथियों, ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी, हाँ, हमारे संपर्क में आई। हाँ जी। टेलस आर्ट करके स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनजीओ। जी, स्वीडन की एनजीओ। हाँ। तो उन्होंने मेरे को संपर्क किया कि मैं उनके, जो उन्होंने इंडिया में एक आर्ट इवेंट्स करने हैं, जी, उनके लिए मैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करके दूं। जी जी। तो मुझे मौका मिला, तो यहाँ पर हमने इंडिया में काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें से एक ये है, चंडीगढ़ में किया था हमने। हाँ। ये एक हमने बॉम्बे में किया था। जी। और ये फिर उसके बाद हमको मौका मिला कि हम कुछ कलाकारों को स्वीडन लेके गए। ओके। इंडिया से 13 आर्टिस्टों को हम स्वीडन लेके गए। ओके। और वहाँ पर 5 दिन का वर्कशॉप प्लान किया। उन्होंने वहाँ पर अच्छे अच्छे क्रिएटिव काम किए, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ जा इंटरेक्ट किया, स्कूलों में इंटरेक्ट किया, और बहुत ही एक अच्छा आनंदनुमा माहौल बना, जिससे सभी लोग काफी उत्साहित हुए। ओके, ओके। तो किशोर जी, ये सारा स्वीडन की इस संस्था द्वारा स्पॉन्सर्ड था? हाँ जी, बिल्कुल, टेलस आर्ट द्वारा ही स्पॉन्सर्ड था। ओके। सारा कुछ, सारा पैसा उन्होंने खर्च किया, आर्टिस्टों के लिए रहने का, खाने का, कैनवस का, कलर्स का, सारा अरेंजमेंट उन्हीं का ही था। ओके। तो किशोर जी, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई एप्रोप्रिएट स्पॉन्सर मिल जाए या हरियाणा सरकार आपको स्पॉन्सर करे, तो इसी लेवल का जो आपने कार्यक्रम स्वीडन में किया, वो आप अब यहाँ हरियाणा में भी कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने करने की बहुत कोशिश भी की जी। एक बार हमने पब्लिकेशन हरियाणा को लिखा भी था जी, उनको प्रपोजल भी दिया था, लेकिन एक्चुअली बजट इतना ज्यादा हो जाता है जी कि वो शायद बजट में नहीं है। हाँ, या कई बार ऐसे होता है कि वो बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है जी, तब तक जो है उसका आनंद ही जाता रहता है। ठीक ठीक। जब तक वो पास होता है, पैसे मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं जी, तो फिर वो जो उसका जो जोश होता है ना, हाँ, प्रोग्राम करने का जी, वो ठंडा हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक है, वाजिब है। तो अभी फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। तो इसके अलावा आपने और क्या क्या गतिविधियां आपकी रही हैं, अगर आप वो सारी एक एक करके बताइए। ये हमने एग्जीबिशन कुछ किए हैं जो सिर्फ पोर्ट्रेट को लेकर ही थे। अच्छा। क्रिएटिव, ओके, कंटेम्पररी पोर्ट्रेट आर्ट एग्जीबिशन किया एक हमने। अच्छा। उसके बाद एक हमने किया क्रिएटिव पोर्ट्रेट आर्ट एग्जीबिशन। अच्छा। उसके बाद हमने फेसेस एंड पोर्ट्रेट एग्जीबिशन किया। ओके। इसमें सिर्फ वो
जो लोग फेसेस बनाते हैं बस। ठीक है। चाहे वो क्रिएटिव थे, चाहे वो रियलिस्टिक थे, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थे, ठीक है, चाहे वो फोटोग्राफी थी, ओके, वो सब हमने इसके अंदर अपने दिखाए गए। ओके। तो किशोर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, सच्चाई तो ये है कि घर घर में आर्टिस्ट हैं, और क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आकर अपनी पेंटिंग्स की, अपने पोर्ट्रेट्स की, अपनी क्रिएटिविटी की वो एग्जीबिशन नहीं कर पाते, अगर एग्जिबिट नहीं कर पाते। यस। तो अगर रेडियो ब्लूज आपको ये मौका दे, देखिए हम लोग इन दिनों में एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी, और ये मैं पहले भी अलग अलग रेडियोज में करता रहा। मेरा पर्पस ये रहता है, क्योंकि रेडियो तो सिंगिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मैं इनवाइट करता हूं उन बच्चों को, उन सीनियर सिटीजन्स को भी जो गाने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन किसी एक वजह से या दूसरी वजह से वो बाहर नहीं ला पाते। हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। आपकी बात सुन के हम आपको ये प्रदान कर सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम इस तरह की एंट्रीज को इनवाइट करें। ऑर्गेनाइज आप ही करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रॉपर प्रोपेगेंडा करके, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करके, इवन इस तरह की जो आर्ट गैलरी, आपकी आर्ट एग्जीबिशंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद। बहुत ही अच्छा थॉट है आपका जी। लेकिन वो अभी तक जो मैंने देखा है जी, कि जो टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसको हम आम बोलते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाते हैं लोग, तो उसमें क्या है कि ना म्यूजिक, डांस वगैरह के तो काफी सारे होते हैं। Yes, I know that. लेकिन जो विजुअल आर्ट से रिलेटेड है ना, उसका टैलेंट तो हम हंट करते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं तो वही हंट कर रहे हैं हमने। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप अगर इसमें हमारा सहयोग लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मेरा व्यू पॉइंट ये है किशोर जी कि बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो शुरू में कहते हैं कि जी हम तो रेडियो के सामने बोल नहीं सकते, लेकिन जब मैं उनको कहता हूं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलिएगा मत, बट मेरे सामने आके बैठिए, तो फिर बाहर निकल के वो मेरे ऑफिस में मुझसे कहते हैं, सर आपने तो पता नहीं हमसे क्या क्या बुलवा लिया, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम खुद इतने अच्छे वक्ता हैं। और मैं आपसे बताऊं, कुछ लोग तो यहाँ तक आके मेरे से फिर गुजारिश करने लगते हैं कि सर हमें भी आरजे बनने का मौका दीजिए। तो मेरा ये मानना है किशोर जी, अगर परमात्मा ने चाहा और सब चीजें ठीक चलती रही, तो हम इसका प्लेटफॉर्म अपने माध्यम से देना पसंद करेंगे, और चाहेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे आपने बताया फेस पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हैं, या बच्चों का है, या और जो डिफरेंट विधाएं हैं, उन सब के माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करें और पार्टिसिपेट करवाएं। नहीं, बिल्कुल, उसमें हम काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी क्या है कि हरियाणा सरकार अगर चाहे, हाँ, अगर ये कंपल्सरी कर दे जी कि हर सरकारी दफ्तर में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल है, हाँ, चाहे वो किसी डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, जी जी जी, सबके ऑफिस में पेंटिंग लगाना जरूरी है, हाँ, तो इतनी पेंटिंग बिकेंगी जी, कलाकारों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, हाँ, सब कुछ मिलेगा, हाँ, चाहे वो म्यूरल्स हो, हाँ, अब इतनी सारी सरकारी बिल्डिंगे हैं जी जी जी, कुछ कला नहीं दिखती वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। गेट पे म्यूरल्स लगे हों, हाँ, अंदर जाएं, वहाँ पर गमले अच्छे रखे हों, हाँ, है रिसेप्शन में 2-3 पेंटिंग टंगी हुई हो, तो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। यस, एक वो पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं वहां से। देखिए किशोर जी, अब अगर आप जो हमारे यहाँ
शहरों में ब्रिजेस बनने शुरू हुए हैं, उनके पिलर्स पे फरीदाबाद में तो पेंटिंग्स लगनी शुरू हो गई हैं, मैंने देखी हैं। अभी गुड़गांव में या और जगहों पर अभी वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो अंडरपास बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां पर एक अच्छा कलाकृतियां लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से किशोर जी हमारे लिए, हमारे स्टूडियो के लिए, आप सब लोगों के लिए एक बूंद बनकर हमारे सम्मुख आए हैं। और हम चाहेंगे कि ये यदा कदा हमारे स्टूडियो में आते रहें और कला के बारे में हमें और जागरूक करें और सचेत करें, ताकि हरियाणा में भी उस लेवल पर आर्टिस्ट सामने आ सकें जिस लेवल के आर्टिस्ट हमारे यहाँ पर एक्चुअल अवेलेबल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री किशोर शंकर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।